नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपकी परीक्षा की घोषणा तो हो चुकी है। 2 मई को परीक्षा होने वाली है और ऐसी परिस्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन ही करना चाहिए। तमाम तरह की खबरें, अटकलें आ रही हैं जो कि यह बताया जा रहा है कि परीक्षा नहीं हो पाएगी या परीक्षा की तिथि एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसी खबरें अखबारों तक अच्छी लगती हैं, परंतु सही मायने में अगर देखें तो परीक्षा की एक्सटेंड होने की जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती है तब तक हम लोग अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखेंगे पढ़ाई के प्रति। और यहाँ हम देखना चाह रहे हैं एक और बात कि कल एक खबर आई कि जेपीएससी से 2 कर्मी, जेपीएससी ऑफिस के 2 कर्मी संक्रमित पाए गए। इसको लेकर भी लोगों ने यह आशा जता दी कि संक्रमित पाए गए हैं कर्मी तो परीक्षा नहीं होगी। तो आपको बता दें कि परीक्षा कोई आउटसोर्सिंग कंपनी करवाती है और परीक्षा का सारा आयोजन वही लोग करवाते हैं। ऑफिशियल स्टाफ सिर्फ ऑफिस के काम देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ इससे ये आशा लगाना कि 2 कर्मी संक्रमित हो गए इसलिए परीक्षा नहीं होगी, यह गलत होगी। हाँ, अगर ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में सरकार अगर संवेदनशीलता दिखाती है कि बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स होंगे, इसमें 5,34,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो झारखंड से बाहर रहते हैं और वे लोग यहाँ आएंगे, तो क्या किस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। और सही मायने में अगर सटीक व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा आयोजन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्या अभी तक जो जांच के रिपोर्ट है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना को बुलावा ही होगा परीक्षा का आयोजन करना। खैर, इन सब बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करना होता है और क्लासेस कीजिए। जहाँ तक हो सके आप हर वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करें वीडियो में अगर समस्या हो तो, और पूरा वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज का जो चैप्टर है हमारा, आज का चैप्टर सीएनटी एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सार संग्रह है और इसमें मुझे लग रहा है कि 3 से 4 सेशंस बनेंगे, क्योंकि पूरा सीएनटी, एसपीटी और जो भूमि संबंधी एक्ट है इसमें बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। और आप देखेंगे कि आपके प्रश्नों के दृष्टिकोण से भी 12 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें कि सीएनटी से 5 प्रश्न, एसपीटी से 5 प्रश्न और अन्य राज्यों की भूमि संबंधी जो अधिनियम है उससे 2 प्रश्न। तो 12 प्रश्न यानी कि आपका 24 नंबर का यहाँ पर मामला है। तो ध्यान दें और अच्छा से करें, ठीक है। कोशिश करते हैं आज का जो सेशन हो वो बहुत ही उम्दा हो और मज़ेदार लगे पढ़ने में। चलते हैं वन लाइनर में। क्या है, झारखंड में सीएनटी एक्ट सार संग्रह है या सीएनटी एक्ट का सार संग्रह से संबंधित है। और झारखंड में देखिए, यहाँ झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ, यहाँ से प्रश्न आता है। अंग्रेज़ों के आगमन से ये सीएनटी के अधीन ही आ जाता है। तो अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। दोस्तों, झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन माना जाता है कि 1769 ईस्वी के अंतर्गत होता है, इसी ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, पूरा छोटा नागपुर किस प्रकार के राज्य में बटा हुआ था, यानी कि जो पूरा छोटा नागपुर का क्षेत्र है किस प्रकार के क्षेत्र में बटा हुआ था। तो उस दौरान दोस्तों परहा राज्य के नाम से जाना जाता था और अलग अलग परहा में अलग अलग लोग शासन कर रहे होते थे। और यहाँ पर देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन कैमेक का विरोध किन किन राज्यों ने किया था। इसका प्रश्न थोड़ा घुमा के भी आता है। इसका प्रश्न आता है कि कैप्टन कैमेक का विरोध किस राज्य ने नहीं किया था। तो उसमें ऑप्शन अक्सर हजारीबाग का दिया जाता है। हजारीबाग ने नहीं किया था, धनबाद ने नहीं किया था। तो यहाँ जान लेंगे कि किसने किया था। तो खड़गडिहा ने किया था, पलामू ने किया था, छोटा नागपुर ने और रामगढ़ ने। ये जो 4 उस समय जो 4 प्रांत थे वो उन्होंने इसका कैप्टन कैमेक का विरोध किया था। सन 1799 तक राजस्व का भुगतान कहाँ किया जाता था? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। 1799 तक राजस्व का भुगतान कलेक्टर को किया जाता था। कहाँ का? चतरा का कलेक्टर को। इसके सीएनटी एक्ट लगने के पहले की ये सारी घटनाएं हैं
और CNT एक्ट जब प्रारंभ होती है इसके पहले ये सारी चीज़ें जान लेना होगा। जब यह 1799 में और 1809 में जब थाना व्यवस्था लागू हो गई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थाना व्यवस्था कब लागू हुई? तो 4 जून 1809। और ये देखिए चतरा का कलेक्टर से लेके थाना व्यवस्था के लागू होने तक जो है ये सारी व्यवस्थाएं आपका प्री CNT के रूप में ही जाना जाता है। तो थाना व्यवस्था लागू हुई और 4 जून 1809 ईस्वी में थाना व्यवस्था छोटानागपुर में लागू हो गई। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किनकी देखरेख में भुईहरी सर्वे की गई? 1862 ईस्वी वाला 1862 ईस्वी में होने वाली भुईहरी सर्वे किनकी देखरेख में की गई? तो इसका आंसर होगा बाबू राखालदास हल्दर। किनके देखरेख में? बाबू राखालदास हल्दर जी के देखरेख में ये आपका 1862 की भुईहरी सर्वे की। और छोटानागपुर में पहला सर्वे कब हुआ? छोटानागपुर में जो पहला सर्वे हुआ वह सर्वे हुआ 1902 और 1903 के बीच में। यह 1902 और 1903 कहने का मतलब है कि 1902 से सर्वे स्टार्ट हुआ और 1903 में इस सर्वे का रिपोर्ट प्रकाशित हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है CNT एक्ट कब लागू हुआ? एकदम छोटा छोटा सा प्रश्न बनाया जा रहा है ताकि आपको आसानी से, अगर क्लास सेशन नहीं अटेंड किए हैं फिर भी समझ जाएंगे। CNT एक्ट कब लागू हुआ? तो 11 नवंबर 1908 को। CNT एक्ट कब लागू हुआ? 11 नवंबर 1908 को। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने बनाया था? यानी कि इस अधिनियम को लिखा किसने? जैसे कि हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट किसने बनाया था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसी प्रकार से CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने बनाया था? जॉन H. हॉफमैन। ये अंग्रेज थे और इन्होंने ही बनाया था CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट। CNT एक्ट में कितने अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं? यह प्रश्न पूछा जाता है। CNT एक्ट में कितने अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं? CNT एक्ट में दोस्तों 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। नेक्स्ट है वह वर्ष जो स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित होने वाले वर्ष को क्या कहा जाता है? तो उसे कृषि वर्ष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कृषि वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रैयतों द्वारा धारित भूखंड क्या कहलाती है? रैयतों द्वारा धारित भूखंड क्या कहलाती है? तो वह जोत कहलाती है। रैयतों द्वारा, जो रैयत द्वारा धारण किया गया भूखंड होता है उसे जोत कहते हैं। नेक्स्ट है वैसी जंगली बंजर भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार किया गया हो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। वैसी जंगली बंजर भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त, यानी कि भूस्वामी अगर झारखंड सरकार है, इसके अतिरिक्त कोई और किसान इस भूमि को खेती के लायक बनाया तो वैसी भूमि को क्या कहा जाता है? तो वैसी भूमि को कोड़कर कहलाता है या कोड़कर। यहाँ एक ट्रिक याद रखेंगे, जो कोड़कर बनाई गई खेती लायक भूमि को कोड़कर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है भूधृति के अंतर्गत कौन नहीं आता है? जो भूधृति की परिभाषा है उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है, किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो उसमें मुंडारी फुटकट्टीदारी जो है उसे रैयत, उसे शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अध्याय 1 में कुल कितनी धाराएं हैं तथा किससे संबंधित है? दोस्तों CNT एक्ट की अध्याय 1 में कुल कितनी धाराएं हैं और किससे संबंधित है? तो इसमें 3 धाराएं हैं, जिसमें आपको पहला धारा क्या है, उसका जो नामकरण है CNT एक्ट का, और दूसरा है वह तो निरसन है, उसे अभी नहीं है, और तीसरी धाराएं है जिसमें परिभाषाएं दी गई है। तो यहाँ पर कुल मिला के 3 धाराएं हैं जिसमें संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं दी गई। संक्षिप्त नाम कहने के मतलब है CNT एक्ट, जो कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, वो लिखा हुआ है उसमें। नेक्स्ट, परिवार में अगर नर वारिस न होने पर भूमि भूस्वामी की हो जाती है, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है? इसमें ट्रिक थोड़ा सा है। परिवार में नर वारिस नहीं होने पर, यानी कि पुरुष प्रधान समाज को माना गया है जो खेती करेंगे, और अगर ऐसे परिवार जिस कृषक के परिवार में उनके पुत्र नहीं होते हैं और उनका जो
खेती है उस खेती को करने के लिए कोई बारिश नहीं हो, तो वैसी स्थिति में उस खेती का क्या, उस भूमि का क्या होता है? तो वह भूमि जो है भू स्वामी को पुनः क्या बोलते पुनः चला जाता है। इसलिए इसे, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? पुनःग्राह्य भूधृति। इसे कहते हैं पुनःग्राह्य भूधृति। प्रश्न को फिर से समझेंगे। परिवार में नर वारिस न होने पर भूमि भूस्वामी की हो जाती है, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है? तो पुनर्ग्राह्य भूधृति इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी अन्य की जमीन खेती करने के उद्देश्य से धारण किया हो और उसका लगान चुकाता हो। तो खेती करने के उद्देश्य से ध्यान से जो है उसका लगान चुकाता हो तो वह क्या कहलाता है? भूधारक कहलाता है। वह खेती करने के उद्देश्य से लिया है और वह लगान को चुकाता है, भूधारक कहलाता है। यानी कि भूधारक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की जमीन, भूधारक से तात्पर्य ऐसे लोग का है जो अपनी या दूसरे की भूमि खेती करने के लिए लेता है और उसके बदले उसे लगान भी चुकाता है, तो वह भूधारक कहलाता है। अध्याय 3 में का धारा 9 से 15 में किसका वर्णन किया गया है? अध्याय 3 में यानी कि कुल मिला के अध्याय 3 में ही किसका वर्णन किया गया है? अध्याय 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो भूधारक, होल्डर्स एंड उसका ट्रांसफ़र का जो रूल होगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो अध्याय 3 में भूधृति जो है, भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण किस धारा में है? भूधृति का विभाजन या लगान का विवरण किस धारा में किया गया है? तो धारा 13 में किया गया है दोस्तों, और अध्याय 3 के अधीन आता है। अध्याय 3 के अधीन धारा 13 क्या कहता है? यदि किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की अगर वितरण की सूचना भूस्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा दिया गया है तो वह भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा देय होगा। यानी कि अगर वह छोड़ दिया भूमि को तो वह लगान फिर भूस्वामी को देना होगा। और उसी में क्या गया, यदि भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण के लगान पर आपत्ति करता है तो इसके लिए वह किसे आवेदन करेंगे? इसके लिए वह डीसी के पास आवेदन करेंगे। नेक्स्ट है, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दिया गया है? तो धारा 17 और अध्याय 4 में दिया गया। तो बंदोबस्त रैयत दरअसल होता क्या है? बंदोबस्त रैयत होता है वह रैयत या वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे या रैयत पर प्राप्त किया हो। यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला है कि जो 12 वर्ष की अवधि के लिए, और अगर 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है और 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है जिसमें खेती नहीं की गई हो तो फिर वो वापस भी चला जाता है। तो यहाँ बंदोबस्त रैयत कहने का मतलब है कि इस एक्ट के लागू होने के पहले या इसके पश्चात जिन्होंने पट्टे पर अपनी भूमि को ली हो और उसके लिए वह खेती के बदले लगान भी चुकाता हो तो वह बंदोबस्त रैयत कहलाता है। यह धारा 17 में है और अध्याय 4 में दिया गया। नेक्स्ट, अधिभोगाधिकार क्या है? अधिभोगाधिकार समाप्त करने के लिए कितने वर्षों तक खेती न किया जाना आवश्यक है? धारा 16 के अधीन आता है और इसका आंसर होगा 12 वर्षों तक। यह क्या टर्म है इसे जानेंगे। अगर 12 वर्षों तक भूमि पर न तो खेती किया हो और न ही उसे धारित किया हो, 12 वर्षों तक भूमि पर न तो खेती किया हो न तो उसे धारित किया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अधिभोगाधिकार समाप्त हो जाएगा। उनको जो अधिभोगाधिकार है वह उनका समाप्त हो जाएगा और उस जगह में फिर से कहाँ चला जाएगा? वह जो भूधारक के पास वह भूमि चला जाएगा और भूधारक उस भूमि का लगान देंगे और वह पट्टा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, काश्तकारों के वर्ग किस अध्याय में दिया गया है? यानी कि काश्तकारों के वर्ग के बारे में किस अध्याय में इसकी परिभाषा दी गई है? तो अध्याय 2 में दी गई है। और काश्तकारों का वर्ग में दोस्तों कौन कौन से काश्तकार आते हैं इस बारे में भी इसमें दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपका काश्तकारों का वर्ग कहने का मतलब है रैयत।
और रैयत का कहने का मतलब है यहाँ पर 3 प्रकार का जो रैयत की व्यवस्था किया गया जो बातें हैं CNT एक्ट में, उसे जानेंगे। तो 3 प्रकार के जो रैयत है वह क्या क्या है? अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत और खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। 3 प्रकार के अधिभोगी रैयत, अनधिभोगी रैयत और खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो यह किस में दिया गया है? अध्याय 2 में। अध्याय 2 में इस प्रकार की बातें की गई है। नेक्स्ट, CNT के अधीन रैयत कितने प्रकार के हैं? तो CNT के अधीन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अधीन रैयत 3 प्रकार के हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। धारित भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो तो वह क्या कहलाता है? अधिभोगी रैयत। धारित भूमि का अधिभोग का अगर अधिकार प्राप्त हो तो वह अधिभोगी रैयत कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वंशजों द्वारा जंगल काटकर प्राप्त किया गया रैयत खुंटकट्टी रैयत कहते हैं। यहाँ पर तीनों रैयत की परिभाषाएं कुल मिला के आपके सामने है। अधिभोगाधिकार समाप्त करने के लिए, जैसे बोले, वह 5 वर्षों के पहले CNT एक्ट लागू होने के पहले से लेके या 5 वर्षों बाद अभी अगर अधिकार प्राप्त किया हो तो अधिभोगाधिकार जो है वह रैयत होगा। उसके बाद आपका अधिभोगी रैयत कहलाता है। धारित भूमि का अधिभोग करने का अधिकार है तो अधिभोगी रैयत हो गया। या वंशजों द्वारा जंगल काटकर प्राप्त किया जाने वाला अधिकार है तो वह खुंटकट्टीदार रैयत हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो CNT एक्ट से लगभग 25 प्रश्न इस सेशन में आपके हो जाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके एक्स्ट्रा भी बन जाएंगे। आप आगे जो कंटिन्यू इसका पार्ट 1 है CNT एक्ट का, इसी तरह से पार्ट 2 चलेगा, पार्ट 3 चलेगा, पार्ट 4 चलेगा, जो कि परीक्षा के पहले तक आपकी सारी हो जाएंगी। तो अभी तक देखिए, अभी जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को आप नज़रअंदाज करके चले और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वही आपको रिजल्ट भी देगी और उसी से आप अपने आप को बोल्ड करेंगे। आज नहीं तो कल तो परीक्षाएं होगी। अगर आज का इस पेंडेमिक सिचुएशन में परीक्षा कैंसिल भी हो जाती है या पोस्टपोन्ड हो जाती है तो अभी तो कल परीक्षा होगी ना। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को तैयार रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पढ़ाई करने का। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे और वही आपका रिजल्ट देगा। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद। जय भारत।